नमस्कार दोस्तों। जिंदगी कब कहाँ और किस मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दे ये कोई नहीं जानता। कभी कभी हालात इंसान को या तो तोड़ देता है या उसे फिर बगावत करने पर मजबूर कर देता है। फूलन देवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक साधारण लड़की जिसने बचपन में ही जुल्म सहा, शादी के बाद अत्याचार झेला और फिर बदले की आग में ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। गैंगरेप, सामाजिक अपमान और अन्याय ने उसे बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन असली खौफ तब फैला जब उसने बेहमी कांड को अंजाम दिया। वो खून की होली जिसने उसे बैंडिट क्वीन बना दिया। चंबल की बिहोड़ी से संसद भवन तक का सफर किसी फिल्मी कहानी से भी कम नहीं। आखिर क्या हुआ था उस दिन, कैसे एक डाकू देश की संसद तक पहुंच गई, जानेंगे इस वीडियो में। फूलन देवी की जीवन की शुरुआत उत्तर प्रदेश की जालौन जिले से हुई थी, जो कानपुर झांसी रोड स्थित है। ये जिला तो पहले आरसी जलवानी के नाम पर जाना जाता था, लेकिन इस जगह की असली पहचान 1960 के दशक में जन्मी एक लड़की ने दिलाई, जिसका नाम था फूलन। 10 अगस्त 1963 को जालौन के भूरा का पूर्वा गांव में एक गरीब और निम्न जाति की परिवार में फूलन ने जन्म लिया। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन इस लड़की की तेवर किसी राजा महाराजा से कम नहीं थे। फूलन का कहना था, झुकना मुझे कभी पसंद नहीं था और दबकर जीना तो मैंने सीखा ही नहीं। बात 1974 की थी, जब फूलन की उम्र करीब 10 साल की थी। तभी उसे पता चला कि उसके सगे चाचा ने दबंगई दिखाते हुए उसके पिता के जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। एक 10 साल की बच्ची और इतनी बड़ी जमींदार से लड़ाई। लोग कहते थे ना कि लड़कियां को ऐसी मामलों में पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन फूलन को ये मंजूर नहीं था। उसने अपनी चाचा का सामना किया और धरने पर बैठ गई। इस विरोध से नाराज होकर उसकी चचेरे भाई ने उसकी सिर पर ईंट से हमला कर दिया, लेकिन फूलन हार मानने वाले में से नहीं थी। उसने ठान लिया, अगर मेरी जमीन मुझे नहीं मिली तो मैं किसी को चैन से रहने नहीं दूंगी। समाज में लड़कियों को काबू में रखने का सबसे पुराना तरीका है हाथ पीले कर दो, और वही फूलन के साथ हुआ। सिर्फ 11 साल की उम्र में उसकी शादी 35 से 40 साल के एक आदमी से कर दी गई। वो उम्र जब लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती है, उस उम्र में फूलन बालिका वधू बन गई। ना चाहते हुए भी उसे ससुराल जाना पड़ा। पति से रिश्ता निभाने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन एक छोटी बच्ची कब तक सहन करती। ये शादी फूलन के लिए किसी साजा से कम नहीं थी। कुछ समय बाद फूलन बीमार रहने लगी और वो मायके लौट आई, लेकिन वहाँ भी चैन नहीं था। घर वाले ने कुछ समय के बाद फिर उसे ससुराल भेज दिया और इस बार तो हालत और भी खराब हो गए। जब फूलन वहाँ पहुंची तो उससे पता चला कि उसकी पति ने दूसरी शादी कर ली है। जब फूलन ने इसका विरोध किया तो उसकी पति ने उसे बुरी तरह से पीटा। दूसरे बीवी ने उसको ताने मारे। आखिरकार धक्के मारकर घर से उसको निकाल दिया गया। अब तू वहां से नहीं रह सकती, ये शब्द फूलन के कानों में बार बार गूंजते रहे। बचपन में जुल्म, जवानी में अपमान और समाज का अन्याय। वही वो लम्हा था जब फूलन ने ठान लिया, अब वो फूल नहीं अंगार बनेगी। अब फूलन क्या करती, वो मायके लौटती, जहां से उसका हाथ पकड़कर ससुराल लाया गया था, लेकिन दिल टूट चुका था। घर वाले की अनदेखी और ससुराल के तिरस्कार ने उसे ऐसी गहरे आघात दिए थे कि वो अब घर में नहीं रह सकती थी। धीरे धीरे फूलन डाकुओं के गैंग के संपर्क में आए। वो उनके साथ घूमने लगी, साथ रहने लगा और बंदूक चलाना भी धीरे धीरे सीखने लगा। उसे लगता था कि इस काम से उसको शक्ति मिल रही है। कुल मिलाकर घर वाले की अनदेखी और ससुराल के तिरस्कार ने उसे डाकुओं के आंगन तक पहुंचा दिया। हालांकि फूलन के डाकुओं के संपर्क में आने के लेकर कोई थ्योरी है। कोई कहता है कि उसने अपनी मर्जी से डाकू के संपर्क में जुड़ा और कोई कहता है डाकू ने उसे उठा कर ले गए, लेकिन इन दोनों बातों के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। इसलिए फूलन की आत्मकथा में लिखी गई बात पर भरोसा किया जाता है, जिसमें फूलन ने कहा था कि किस्मत को शायद यही मंजूर था। चंबल में ये पहली बार हुआ किसी महिला ने डाकू के साथ जुड़कर दिन रात उसका साथ दिया। धीरे धीरे वो डाकुओं के सरदार बापू गुज्जर और उसके साथी डाकू विक्रम मल्ला के
करीब आ गए। विक्रम मल्ला, जो अंदर ही अंदर बापू गुर्जर का दुश्मन बन गया था, उसने एक दिन अपनी गुस्से में आकर सरदार बाबू गुर्जर को गोलियों से भून दिया। राजा को मारने वाला ही राजा बनता है। अब विक्रम मल्ला डाकुओं के नए सरदार बने और फूलन भी हमेशा के लिए विक्रम की हो गई। लेकिन फूलन के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। बाबू गुर्जर की हत्या के बाद ठाकुरों की गैंग का श्री राम ठाकुर और लाल ठाकुर के नेतृत्व में था। फूलन को दोषी मानता था। ठाकुरों के लिए ये एक कड़ा संदेश था कि एक छोटी जाति की महिला की गैंग का बड़ा हिस्सा बनते वो देखना नहीं चाहते थे और वो सहन भी नहीं कर सकते थे। ठाकुर की गैंग ने फूलन से बदला लेने के लिए कसम खाई, लेकिन फूलन देवी जानती थी कि विक्रम मल्ला ऐसा होने नहीं देगा। इसीलिए ठाकुर की गैंग को तोड़ने से पहले उसने कांटे निकालने में जुट जाना शुरू किया। ठाकुर गैंग ने पहले विक्रम मल्ला की हत्या की और फिर फूलन को अगवा कर लिया। अपहरण के बाद उसे बेहमई गांव में ले जाया गया। कहा जाता है कि बेहमई में 3 हफ्ते तक ठाकुरों ने फूलन के साथ अत्याचार किया। जब फूलन से इस बारे में पूछा गया तो उसने जवाब दिया, ठाकुरों ने उस वक्त मेरे साथ बहुत मजाक किया था। फूलन की इस जवाब से कोई अर्थ निकाले जा सकते थे, लेकिन सच तो ये है कि कोई महिला अपनी खुद की बेइज्जती और बलात्कार की बात कैसे स्वीकार कर सकती है। जो भी घटना हुई हो वो तो सत्य है कि ठाकुर ने 3 हफ्ते तक फूलन को बंधक बनाकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी थी। 3 हफ्ते तक किसी महिला को बंधक बनाना, उसे सामाजिक पीड़ा देना, ये सचमुच दुनिया के लिए सबसे जघन्य सजा है। जेल की सजा से भी बदतर ये पीड़ा थी, जिसे कोई भी आदमी खामोश रहकर सहन नहीं कर सकता था। लेकिन फूलन देवी तो बचपन से ही झगड़ने वाली लड़की थी, जो कभी हार नहीं मानती थी। फूलन के लिए ये घटना मौत से भी बदतर थी, क्योंकि ये सवाल उसकी इज्जत का था। सामने उस बेइज्जती करने वाले हवा का चेहरा था। फूलन ने ठान लिया कि अब वो डाकू बनकर बदला लेगी। उसने डाकुओं का चोल पहनने से मन बनाया और साथ ही खाकी वर्दी पहनने का सपना भी देखा, जिसने इंस्पेक्टर की 3 स्टार उसे आकर्षित करती थी। वही उसकी बदला लेने के लिए ठानी हुई योजना थी। अब मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, मेरी बारी है बदला लेने की। 14 फरवरी 1981 को बहरैमी गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। उस दिन फूलन देवी डाकुओं के साथ गांव में पहुंची, उसी जगह जहां पर 3 हफ्ते तक उसकी बेइज्जती की गई थी। वहां आते ही फूलन ने 2 आरोपियों को पहचान लिया। उसने सवाल किया, बेइज्जती करने वाले और बाकी कहाँ हैं? दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया और उनकी खामोशी ने फूलन की गुस्सा और बढ़ाई। गुस्सा इतना बढ़ गया कि फूलन ने 22 ठाकुरों को उनके घर के बाहर से निकाल लिया और सभी को एक लाइन में खड़ा कर दिया। फिर उसने घुटने के बल पर बैठने के लिए कहा और सबको गोलियों से भून डाला। कुछ ही मिनटों में 22 लोगों की हत्या कर दी गई, जो अपने आप में एक नरसंहार था। ये घटना पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली थी। ये वही घटना थी जिसने फूलन देवी को बैंडिट क्वीन बना दिया और अब पूरा देश जानने लगा था। प्रदेश और पूरे देश में इस घटना की गूंज थी। उस वक्त केंद्र में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री वीपी सिंह की सरकार थी। मीडिया ने फूलन को बैंडिट क्वीन का नाम दिया और सरकार ने उसकी सिर पर इनाम रख दिया। लेकिन सरकार के लिए ये कोई आसान मामला नहीं था। फूलन देवी को पकड़ने के लिए कोई पुलिस भी सामने नहीं आई। इसकी वजह ये मामला इतना गंभीर हो गया कि वीपी सिंह को अपनी इस्तीफा देना पड़ा। बेमोई कांड ने सिर्फ राज्य सरकार को हिला दिया, बल्कि देश भर उसकी गूंज सुनाई दी। फूलन देवी की संघर्ष ने न केवल एक गैंग लीडर के रूप में उभरने लगी, बल्कि समाज में अन्याय और अपमान के खिलाफ उसकी लड़ाई को भी उजागर किया। फूलन देवी ने फिर भी काबू में नहीं आई। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस उसके ठिकाने पर छापेमारी शुरू कर दी। कोई छोटे मोटे डाकुओं को इनकाउंटर भी हुआ, लेकिन फूलन तक पहुंचना पुलिस के लिए एक सपना बनकर रह गया। इसी दौरान पुलिस ने कोई कोशिश की, लेकिन फूलन का नाम हर बात पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। 1 साल तक यही सिलसिला चलता रहा और फूलन की पकड़ मजबूत होती चली गई।
लेकिन फिर एक दिन मध्य प्रदेश सरकार ने फूलन देवी को आत्मसमर्पण करने के लिए एक नई रणनीति बनाई। इस जिम्मेदारी को भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को हवाले किया गया। राजेंद्र चतुर्वेदी का नाम पुलिस बल में एक ऐसी अधिकारी रूप में था जो शांत, धैर्यशील और मजबूत इरादे वाले थे। उन्होंने ठान लिया कि वो फूलन को आत्मसमर्पण कराएंगे और इसके लिए वो अकेले ही पूरी ताकत से जुट गए। राजेंद्र चतुर्वेदी का एक दृढ़ विश्वास था कि अगर मैं कह दूं तो वो मान जाएगी। वो जानते थे कि फूलन देवी ने वर्षों तक एक सिस्टम और समाज के खिलाफ संघर्ष किया था, लेकिन इंसानियत के नाम पर उसे समझाना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। राजेंद्र चतुर्वेदी ने अपनी रणनीति तैयार की और फूलन देवी से मिलने के लिए कई बार उनके आसपास गांव में चुपके से संपर्क किया। एक दिन राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन को एक खुले मैदान में बुलाया। वो जानते थे कि सिर्फ ताकत नहीं बल्कि इज्जत भी जरूरी है। वो फूलन से मिले और उसे समझाने की कोशिश की। तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब तुम्हारी कहानी को एक नया मोड़ देने का समय आ गया है। अब हम तुम्हारी तरफ से कोई लड़ाई नहीं करेंगे। तुम आत्मसमर्पण करोगी तो तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। राजेंद्र चतुर्वेदी का शांति और सहानुभूति से भरा रवैया फूलन को छूने लगा। वो जानते थे कि फूलन ने जो संघर्ष किया है वो किसी के लिए भी असहनीय रहा होगा। उसके बाद धीरे धीरे फूलन ने दिल में आत्मसमर्पण करने का विचार आया। राजेंद्र चतुर्वेदी की मेहनत रंग लाई और अंत में फूलन देवी आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। ये घटना न केवल फूलन देवी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि एक ऐसी पुलिस अधिकारी की भी पहचान बन गई जिसने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक नई उम्मीद दी। राजेंद्र चतुर्वेदी की इस कदम से फूलन देवी को न्याय की ओर एक कदम बढ़ाया। 15 दिसंबर 1982 की रात थी जब राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन देवी से मिलने की अपनी यात्रा शुरू की। वो खुद बाइक चला रहे थे और पीछे फूलन देवी का एक करीबी डाकू बैठा था। उस रात का माहौल काफी ठंडा था, हवा तेज चल रही थी जिससे उसके कपड़े हवा में उड़ रही थी, लेकिन उनके माथे पर गहरी चिंता थी। बाइक बिहोड़ी से गुजर रही थी और रास्ता कठिन था। तभी पीछे बैठे शख्स ने कंधे पर हाथ रखकर रुकने का इशारा किया। फूलन देवी से मिलने का ये सफर अब पैदल चलने का था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक शख्स हाथ में लालटेन लेकर दिखाई दिया। वो दोनों उस शख्स के पीछे पीछे चलते गए। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक झोपड़ी में रुकने के लिए कहा गया। वहाँ उन्हें थोड़ा खाना दिया गया ताकि ठंड से राहत मिल सके और 1 घंटे तक रुकने को कहा गया। फिर एक डाकू पुलिस अधिकारी की बाइक लेकर चंबल नदी की तरफ बढ़ने लगा। करीब 6 किलोमीटर चलने के बाद बाइक खड़ी कर दी गई। उसके बाद साथी ने टॉर्च निकाली और गहरे जंगल में जाने लगा। ये लगातार कई किलोमीटर चलते रहे। सुबह होने वाली थी, लेकिन ये जगह कभी नजदीक नहीं आ रही थी। थक कर वो एक खास जगह पहुंची जहां झाड़ियों के बीच नीले रंग के बेल्ट बॉटम और नीले कुर्ती पहने एक महिला दिखी। उस महिला के कंधे में राइफल लटकी हुई थी और बाल कंधे तक लटके हुए थे। राजेंद्र चतुर्वेदी उसे देखता रह गए। तभी उसके उनके पैरों के पास कुछ रखा। तब उन्होंने देखा कि 500 रुपये थे। ये देखकर वो हैरान हो गए कि फूलन देवी ऐसे भी हो सकती है। फूलन देवी ने खुद चाय बनाई और चाय के साथ चूड़ा खाने को दिया। उसके बीच बातचीत शुरू हुई। अब धीरे धीरे फूलन देवी के साथ आत्मसमर्पण की बात हुई। राजेंद्र चतुर्वेदी ने इस मुलाकात से पहले ही फूलन देवी के गांव का दौरा किया था, जहां उन्होंने उसकी परिवार से मुलाकात की थी। उन्होंने फूलन के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की, उसकी बातें रिकॉर्ड की और फोटो भी खींची। उन्हें ये महसूस हुआ कि महिला होने के नाते फूलन देवी अंदर ममता होगी और वही वो पहलू था जिसे उसे आत्मसमर्पण के लिए समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये मुलाकात न केवल राजेंद्र चतुर्वेदी के लिए बल्कि फूलन देवी के जीवन में भी एक बड़ा मोड़ साबित हुई। उन्होंने उस समय महसूस किया कि सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि समझदारी और ममता से भी किसी को भी बदलने की रास्ता ढूंढा जा सकता है। भले ही फूलन देवी अपने
इमोशंस को जाहिर नहीं कर सकती, परंतु वो अंदर से काफ़ी इमोशनल थी। राजेंद्र चतुर्वेदी ने इस पहलू को समझा और बात की शुरुआत फूलन की घर से की। उन्होंने कहा, मैं आपके घर गया था। ये सुनकर फूलन देवी ने चौंक गई और तुरंत पूछा, कब? राजेंद्र चतुर्वेदी ने जवाब दिया, पिछले महीने। ये सुनकर फूलन ने फिर पूछा, वहाँ मुन्नी मिली? राजेंद्र चतुर्वेदी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आपकी बहन मुन्नी और आपके पिता भी मिले। इसके बाद उन्होंने परिवार की तस्वीरें दिखाई। फूलन ने इन तस्वीर को ध्यान से देखा और अब अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ मुन्नी की थी। ये आवाज़ कहाँ से आई? फूलन ने सोचा। फिर राजेंद्र चतुर्वेदी ने टेप रिकॉर्ड दिखाया जिसमें परिवार से बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। ये सुनते ही फूलन देवी इमोशनल हो गई, मानो सारी थकान और तनाव दूर हो गई हो। कुछ देर बाद फूलन शांत हुई और सोचने लगी कि आखिर राजेंद्र चतुर्वेदी ने उसके लिए इतना क्यों किया। फिर उन्होंने सवाल किया, आप मुझसे क्या चाहते हैं? राजेंद्र चतुर्वेदी ने जवाब दिया, हम चाहते हैं कि आप आत्मसमर्पण कर दे। ये सुनते ही फूलन देवी को ये सब भूल गया कि वो कुछ देर पहले ही अपनी घर में थी। उसकी यादें सिर्फ एक डाकू फूलन की थी। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था, चेहरा लाल और आवाज़ भारी थी। फूलन चिल्लाकर बोली, तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारे कहने पर ही हथियार डाल दूंगी? मैं फूलन देवी हूँ, मैं इसी वक्त तुम्हें गोली से उड़ा सकती हूँ। फूलन की इस बात सुनकर बिहोड़ी में सन्नाटा फैल गया। उस वक्त सभी डाकू वहां तक खड़े थे और किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी। फिर फूलन की सबसे करीबी मान सिंह ने बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत कराया। उन्होंने समझाया कि राजेंद्र चतुर्वेदी ने बहुत सोच समझ कर वहाँ आए हैं और पहले सारी बात की जाए, फिर कोई फैसला लिया जाए। फूलन ने ये पूछा कि आपको ये कैसे भरोसा है कि आत्मसमर्पण करने के बाद एनकाउंटर नहीं होगा? राजेंद्र चतुर्वेदी ने जवाब दिया, मुझे मुख्यमंत्री ने भेजा है, इसीलिए ना भरोसा करने का कोई सवाल नहीं है। इस पर फूलन ने सबूत मांगा। राजेंद्र चतुर्वेदी ने कहा, किसी को भी साथ भेज दीजिए, मैं उन्हें मुख्यमंत्री से मिलवाऊंगा। इस पर फूलन ने एक को साथ भेजने के लिए राजी हो गई। साथ ही उन्होंने अपनी माँ के लिए एक अंगूठी भी भेजी। इस प्रकार राजेंद्र चतुर्वेदी ने बिहड़ से निकलकर सीधे दिल्ली की फ्लाइट पकड़ते हैं और मुख्यमंत्री से मिलते हैं। जब फूलन देवी को ये जानकारी मिलती है तो राजेंद्र चतुर्वेदी पर और भरोसा बढ़ जाता है। कुछ महीने के बाद राजेंद्र चतुर्वेदी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ फिर फूलन से मिलने के लिए वहां पहुंच गई। इस बार फूलन देवी ने अपनी गोद में बच्चे को रखा और राजेंद्र चतुर्वेदी से वचन लिया कि अगर वो आत्मसमर्पण करेगी तो पुलिस उसका कोई एक्शन नहीं लेगी। 13 फरवरी 1983 का दिन था। वो जगह थी मध्य प्रदेश की भिंड जिले की SGS कॉलेज। उस दिन की सुबह से देश की और दुनिया की निगाहें एक ही पल के लिए टिकी थी, क्योंकि फूलन देवी, जिसका नाम सुनकर ही दूसरे की नींद उड़ जाती थी, वो आत्मसमर्पण करने जा रही थी। इसके पहले वाली रात फूलन देवी एक सेकंड भी नहीं सो पाई, घबराहट की वजह से। ना तो उन्होंने कुछ खाया और ना ही एक गिलास पानी पिया। उनकी ये हालत देखकर उसके साथी डाकू मान सिंह से नहीं सहा गया। सुबह होते ही उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब इसकी तबीयत की चेकअप किया तो बताया तनाव के कारण उनकी हालत बिगड़ रही थी। वही वजह थी, ना तो वो सो पाई और ना ही कुछ खा पाई। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग ये यकीन नहीं हुआ कि फूलन की घबराहट असल में मानसिक तनाव का नतीजा है। इसके बाद पुलिस अधिकारियों और उसके साथी डाकुओं ने फूलन देवी को शांत किया और उन्हें सामान्य करने की कोशिश की। फिर फूलन देवी ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने अपनी गैंग के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। फूलन देवी पर 22 हत्या और 30 डकैती और 18 अपहरण के आरोप थे। फूलन देवी ने 11 साल तक जेल में रहना पड़ा। 1983 में उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। मुलायम सिंह यादव ने फूलन पर लगे सभी आरोप को वापस ले लिया और इसके बाद फूलन देवी को 1984 में जेल से रिहाई मिल गई। जेल से बाहर आने के बाद फूलन देवी ने एक नया जीवन की शुरुआत की। उन्होंने उमेश सिंह नामक एक व्यक्ति से शादी कर ली और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें एक नया मौका दिया। उसके बाद 1996 में फूलन देवी
समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। अगले साल 1996 में उन्होंने मिर्जापुर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जिसके बाद संसद पहुंचने वाली पहली महिला डाकू बनी। भीड़ की जंगल से निकलकर फूलन अब दिल्ली की संसद भवन में बैठने वाली एक नेता बन चुकी थी। झोपड़ी और झाड़ियों में रहने वाली फूलन अब आलीशान बंगले में रह रही थी। हालांकि 1988 में हुए चुनाव में वो हार गई, लेकिन किस्मत ने उन्हें और एक नया मौका दिया। 1999 में हुए चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और अपनी राजनीतिक यात्रा जारी रखा। इस दौरान फूलन देवी ने एक संगठन भी बनाया जिसका नाम था एकलव्य सेना। इस संगठन ने समाज के हर वर्ग से जोड़ने की कोशिश की, चाहे वो डाकू हो चाहे वो गरीबी लोग हो। लेकिन इस संगठन के एक सदस्य ने फूलन देवी की जिंदगी का अंत कर दिया। 25 जुलाई 2001 को एक व्यक्ति शेर सिंह राणा फूलन देवी के घर आया और संगठन में शामिल होने के लिए मिलने आया। फूलन ने उसका स्वागत किया और उसके लिए खीर मंगाई। शेर सिंह ने खुशी खुशी खीर खाई और अलविदा कहकर घर के बाहर निकलने लगा। फूलन ने भी उसे दरवाजे तक छोड़ने बाहर आई, लेकिन गेट के पास शेर सिंह ने अचानक उसे गोली मार दी। फूलन देवी वही चौखट पर गिर गई। जिनकी शेरनी जैसी दहाड़ से लोग डरते थे, अब बिल्कुल शांत और खामोश थी। शेर सिंह राणा ने फूलन देवी को मौत के बाद कहा, अब जाकर बेरहमी हत्याकांड का बदला पूरा हुआ। घटना इस बात से पुलिस ने शेर सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया और 14 अगस्त 2014 को दिल्ली की एक अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फूलन देवी की सोच और हिम्मत को ये खत्म नहीं कर पाया। फूलन देवी पर ब्रिटेन में आउटलॉ के नाम पर एक किताब प्रकाशित हुई, जिसमें उसके जीवन के बारे में कई पहलू के ऊपर चर्चा की गई थी। इस किताब में लेखक रॉय मुख्य थे, जिन्होंने जेल में रहते हुए फूलन देवी से पत्राचार किया था और बाद में इंडिया आकर उनसे मुलाकात भी की थी। लेखक ने फूलन देवी के बारे में एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ सहा, लेकिन इसके बावजूद भी फूलन देवी हमेशा हंसमुख रहती थी। वो मजाक भी करती थी। उसका दिल गरीबों के लिए हमेशा धड़कता था। रॉय ने यह भी कहा था कि उन्हें लगता था कि फूलन देवी गलत नहीं थी, बल्कि वो एक प्रक्रिया का शिकार हुई थी। दोस्तों, यही थी फूलन देवी की सच्ची कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। मिलते हैं और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।